नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी टाइटल और थंबनेल देख के अंदाजा लगा चुके हैं, आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग शुरुआत करने वाले हैं आपके जीएसटी एंड कस्टम लॉ के तीसरे चैप्टर की, जिसका टाइटल रहेगा रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी। यानी कि इन शॉर्ट में अगर आप लोग नाम से ही अंदाजा लगा के चले तो आपको आइडिया लग जाता है कि सर हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का अपना मीनिंग क्या होता है, क्यों जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट रहते हैं, क्या प्रोज होते हैं, क्या कॉन्स होते हैं, किन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, किन लोगों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है, अगर आप लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो कितना समय लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होगी, और उसके अलावा जीएसटी रजिस्ट्रेशन का अपना प्रोसेस क्या है। यानी कि इन शॉर्ट में हम लोग यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई तमाम मुद्दों को डिटेल में जाकर के चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी मेरे साथ आखिरी तक एक एक चीज को अच्छे से समझते चलेंगे और मेमोराइज करके अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर इन चीजों का बेनिफिट जरूर उठाएंगे। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ है ये पूरा मामला। देखिए, हम समझे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या होता है। उससे पहले कुछ बातें हैं जिनको आपको समझ लेना जरूरी है। सर, हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर आप लोग बुनियादी तौर पे ध्यान से देखेंगे, अगर आपको अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्शन करना है, माने अगर आप एक सप्लायर हैं, अगर आप अपने कस्टमर से जीएसटी कलेक्शन करना चाहते हैं तो उस टाइम पे आपका रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। माने वही लोग केवल और केवल जीएसटी कलेक्शन कर पाते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ होता है। इस बात को आपको अपने ख्याल में और जहन में रखना है। तो इसका मतलब अगर आप लोगों को जीएसटी कलेक्शन करना है तो आपको क्या चाहिए? आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए। समझ में आया? तो सबसे पहली बात आपको समझ में आनी चाहिए, सर हमें क्या करना है? अगर हमें जीएसटी कलेक्शन करना है, किससे कलेक्शन करना है? अपने कस्टमर से कलेक्शन करना है तो हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर आप लोग क्लेम करना चाहते हैं, किसको क्लेम करना चाहते हैं? आईटीसी को। आईटीसी का मतलब क्या था? पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। आईटीसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, अगर आप लोग आईटीसी क्लेम करना चाहते हैं तो भी आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। केवल वही लोग आईटीसी क्लेम कर पाते हैं जिन्होंने खुद को आपके जीएसटी लॉ के अंदर एक तरीके से रजिस्टर करवाया हुआ होता है। इसके अलावा एक और अहम कारण जो यहाँ पे निकल के आता है, जिसके कारण जीएसटी जरूरी होता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है, दैट इज द जीएसटी रिटर्न। अगर आप लोग जीएसटी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको जरूरी है कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ होना चाहिए। यानी कि बुनियादी तौर पे बेसिक लेवल पे जीएसटी कलेक्शन के लिए, आईटीसी क्लेम करने के लिए और जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। दैट्स व्हाई हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो कुछ कारण है जिनकी वजह से हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसको अभी हम लोगों ने अच्छे से समझा। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, सर ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन का अपना मीनिंग क्या होता है? देखिए, जीएसटी रजिस्टर कराना अपने आप में एक छोटा सा प्रोसेस होता है। यानी कि कोई भी पर्सन जिस प्रोसेस को फॉलो कर, रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या होएगा? एक छोटा सा प्रोसेस होता है। ठीक है, जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करके कोई भी पर्सन है वो खुद को रजिस्टर कराता है। क्या कराता है? खुद को रजिस्टर कराता है। किसके अंडर रजिस्टर कराता है? यानी वो खुद को क्या कराएगा? वो खुद को रजिस्टर कराएगा। इस बात को आपको अपने ख्याल में रखना है, खुद को रजिस्टर कराएगा। क्लियर है? अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, इस रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसका इस्तेमाल करके कोई भी पर्सन खुद को क्या कराता है? रजिस्टर कराता है। किसके अंडर रजिस्टर कराएगा? ये आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जीएसटी लॉ के अंडर। ठीक है ना? अब आप लोग किसकी बात कर रहे हैं? जीएसटी लॉ की बात कर रहे हैं और स्पेसिफिकली हम लोग यहाँ पे सीजीएसटी एक्ट की बात करने वाले हैं, जो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, 2017। ठीक है, तो जो आपका सीजीएसटी एक्ट 2017 है, इसके अंदर एक पर्सन खुद को रजिस्टर कराता है और रजिस्टर कराने के बाद उसको एक पर्टिकुलर नंबर जनरेट होता है जिसको हम लोग कहते हैं जीएसटी
GSTIN, जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। और इस नंबर के मिलने के बाद वो पर्सन टैक्सेबल पर्सन हो जाता है और कहीं ना कहीं जीएसटी कलेक्शन कर सकता है, आईटीसी क्लेम कर सकता है और जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकता है। समझ में आया? तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जब भी आप लोग बात करेंगे तो ये आपको अपने जहन और दिमाग में रखना है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन अपने आप में एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसका इस्तेमाल करके कोई भी पर्सन खुद को सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंडर रजिस्टर कराता है और वहां से उसको क्या मिलता है, एक आपका जीएसटीआईएन नंबर मिलता है, जिसके बिहाफ पे वो एक टैक्सेबल पर्सन बन जाता है और वो टैक्स कलेक्शन, जीएसटी कलेक्शन कर सकता है। वो कहीं ना कहीं आईटीसी क्लेम कर सकता है और कहीं ना कहीं वो जीएसटी रिटर्न को फाइल कर सकता है। समझ में आया? तो यहां पे मैंने बहुत बेसिक डेफिनेशन आप सभी के सामने लिखी हुई है कि सर जब भी आप लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे ना, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन अपने आप में एक ऐसा प्रोसेस होता है बाय विच ए पर्सन गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ। ये थोड़ा ध्यान में रखना है, अंडर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स लॉ, और जिसको आप लोग किस नाम से जानते हो, इसको हम लोग सीजीएसटी एक्ट 2017 के नाम से जानते हैं। और काफी जगह पे आपको सीजीएसटी रूल 2017 के नाम से भी इसको लिखा मिलेगा। यानी आप लोग काफी किताबें पढ़ेंगे तो वहां पे ये भी हो सकता है सीजीएसटी रूल 2017 के नाम से भी ये काफी बार मेंशन होता है। जैसे अगर आपको कंपनी को रजिस्टर कराना है ना, तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन होता कहां पे, उसको गवर्न कौन करता है, मैंने बताया उसको गवर्न करता है कंपनीज एक्ट 2013। उसी तरीके से जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर आप लोग कराना चाहते हैं तो कोई भी पर्सन, एक ऐसा प्रोसेस जिसका इस्तेमाल करके कोई भी पर्सन खुद को रजिस्टर कराता है गुड्स एंड सर्विस लॉ के अंडर। और वो गुड्स एंड सर्विस लॉ कौन सा है, सीजीएसटी एक्ट 2013 के 17 के अंदर वो खुद को रजिस्टर कराता है। और जिसके बदले में माय डियर फ्रेंड्स उसको क्या मिलता है, जीएसटीआईएन नंबर मिलता है, जिसको आप लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर कहते हैं। और एक बार पर्सन अगर खुद को रजिस्टर करा लेता है तो कहीं ना कहीं टैक्सेबल पर्सन बन जाता है और वो लीगली अथोराइज्ड हो जाता है कि वो क्या कर सके, कस्टमर से जीएसटी को कलेक्ट कर सके, आईटीसी को क्लेम कर सके और जीएसटी रिटर्न को फाइल कर सके। समझ में आई? तो कुछ बुनियादी तौर पे मैंने बातें आप सभी के साथ साझा की है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का अपना मायना, मीनिंग और अर्थ क्या होता है, और अगर आप लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो कैसे कराना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, कोई भी एक ऐसा प्रोसेस जिसका इस्तेमाल करके कोई भी पर्सन खुद को रजिस्टर कराता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग क्या कर रहे हैं, सर आपका एक पर्सन है जो कहाँ पे रजिस्टर कराएगा खुद को, मैंने बताया आपका सीजीएसटी एक्ट 2013 है, 2017 है, जिसके अंडर वो खुद को रजिस्टर कराता है। और रजिस्टर कराने के बाद उसको क्या मिलता है, उसको मिलता है जीएसटीआईएन, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कहीं ना कहीं आपको इस चीज का लीगली अथोराइज्ड करता है कि आप लोग टैक्स कलेक्ट कर पाए। सॉरी, जीएसटी टैक्स का मतलब क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, आप लोग आईटीसी क्लेम कर पाए और कहीं ना कहीं आप लोग जो आपका जीएसटी रिटर्न है उसको फाइल कर पाए। तो बुनियादी तौर पर आपको एक क्लैरिटी मिला होगा सर जीएसटी रजिस्ट्रेशन का अपना मीनिंग क्या होता है। और काफी बार आपको इस चीज को भी समझना है, जब भी आप लोग किसी भी एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो यहां पर कुछ आपके प्रोविजंस जुड़े हुए हैं। क्लियर? आप लोग क्या कहेंगे, सर आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन से जुड़े हुए कुछ प्रोविजंस हैं जिनको आपको समझना जरूरी है। जैसे कुछ सेक्शंस हो गए, कुछ सबसेक्शन हो गए। और मोटा मोटा अगर आपको मैं बताऊं तो आप लोग ये मान के चले, जो आपका सीजीएसटी एक्ट 2017 है, यहां पे आपको पकड़ लेना है आपका सेक्शन 22, यानी कि सेक्शन 22 से लेकर के, और अगर आप लोग बात करते हैं सेक्शन 30 की, तो ये आपके कुछ सेक्शन है 22 से लेके 30 तक। ये सब किससे रिलेटेड है, ये कहीं ना कहीं आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन से जुड़े हुए सेक्शन रहने वाले हैं आपके सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर। समझ में आया? तो रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का अपना मीनिंग क्या होता है, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको जीएसटीआईएन नंबर मिलता है और उसके बाद आप लोग कुछ 3-4 चीजों के लिए अथोराइज्ड हो जाते हैं। इस मुद्दे पर मैंने आप सभी के साथ चर्चा कर ली। और जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया, सर अगर आप लोग लीगल प्रोविजन की बात करते हैं तो जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो किसके अंडर आता है, वो आता है सीजीएसटी एक्ट 2013 के 17 के अंदर आता है, और सीजीएसटी रूल 2017 के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये भी मैं बता चुका हूं सर आपको कौन कौन से सेक्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 22 से लेके आप लोग क्या कहेंगे, सेक्शन 30 तक हमें जानकारी यहां पे होनी चाहिए। ये सेक्शन है जो कहीं ना कहीं आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं। क्लियर? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में
में रखना। ये जो कुछ ऐसे सेक्शन है जो कहीं ना कहीं किससे जुड़ी हुई जानकारी आपको देते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई जानकारी आप सभी को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको एक क्लैरिटी मिला। देखिए रजिस्ट्रेशन अपने आप में काफी कॉम्प्लिकेटेड मानते हैं बच्चे, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं आपको चीजों को पॉइंट टू पॉइंट डॉट कनेक्ट करके चीजों को बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर पाऊं, ताकि आप लोग उन चीजों को बड़े प्यार से, बड़े आराम से और अच्छे से एनालाइज कर पाए, समझ पाए और कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाए। जब हम लोग इस चैप्टर को समरअप करेंगे, समराइज करेंगे, एंड अप करेंगे, तो आप लोग फील करेंगे एक एक डॉट कनेक्ट होता चला है। जैसे मैंने अभी आपको रजिस्ट्रेशन का मीनिंग समझाया, क्यों जरूरी है ये भी बताया, जैसे मैंने बताया इसका रजिस्ट्रेशन से जुड़े हुए कौन कौन से प्रोविजन है, किस एक्ट के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, ये कुछ बेसिक बातें थी जो हम लोगों ने यहाँ पे समझ ली है। अब अगर आप लोग थोड़ा आगे चलेंगे ना, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना है नहीं करवाना है ये तो एक सेकेंडरी बात हो गई। तो यहाँ पे जब आप लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना, तो यहाँ पे अलग अलग बेसिस बने हुए हैं। कुछ लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना होता है, कुछ को नहीं कराना होता है। तो सबसे पहले आपको ये पढ़ना है, अगर आप लोग इस कैटेगरी से आते हैं जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, यानी कि ये जो 3-4 लोग हैं जिनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती है, तो रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, कुछ ऐसे केसेस है जो एग्जम्प्टेड है एक्ट के अंदर, लॉ के अंदर क्या है वो एग्जम्प्टेड है, जिनको आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है और जिनको आपको अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी माय डियर फ्रेंड्स प्रिपेयर करके आना है। यानी अभी आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर, आप लोग पढ़ने वाले हैं कि पर्सन्स नॉट रिक्वायर्ड टू टेक द रजिस्ट्रेशन, जिनको आप लोग एग्जम्प्टेड बोलते हैं, माने ऐसे लोग जिनको कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है, जिनको जीएसटी रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपका काम एग्रीकल्चरल से जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, अगर आप लोग खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, तो कहीं ना कहीं वो एग्जम्प्टेड रहेगा, वहां से आपकी जो आपका रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको कराने की जरूरत नहीं होती है। तो रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चरल, यानी कि एग्रीकल्चर के केस में आपको यहां पे किसकी जरूरत नहीं होती है, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। और रजिस्ट्रेशन का मतलब माय डियर फ्रेंड्स मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं। क्लियर है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में और अपने ख्याल में रखना। ठीक है, तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, अगर आप लोग नॉन टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस के अंदर डील कर रहे हैं, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं सर, अगर आप लोग किसके अंदर है, अगर आप लोग नॉन टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर डील कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे सर, अगर आप लोग नॉन टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर डील करते हैं, तो वहां पे भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है, यानी कि एग्जम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज कह सकते हैं या नॉन टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज कह सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण जरूरी है नॉन टैक्सेबल का, याद रखिए। जैसे अगर आप लोग पेट्रोल की बात करते हैं, ठीक है, जैसे अगर आप लोग वाइन की बात करते हैं, शराब की बात करते हैं, ईटीसी, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं। पेट्रोल के केस में भी आपको यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि उसके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है। ऐसे अगर आप लोग वाइन की बात करते हैं, शराब की बात करते हैं, उस केस में भी आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है, तो कुछ बुनियादी तौर पे एग्रीकल्चर वाला केस है, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना होता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप लोग एग्जम्प्टेड गुड्स एंड सर्विसेज में डील करते हैं या एक्सक्लूसिव सप्लाई होती है आपकी, तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। अगर आप लोग नॉन टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर डील करते हैं, तो उस केस में भी आपको रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती है। और तीसरा केस है, अगर आप बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट आते हैं, माने यहां पे याद रखिएगा, यहां पे एक आपकी लिमिट सेट की हुई है, ठीक है ना, एक मिनिमम लिमिट सेट की हुई है, जिसको आप लोग थ्रेशोल्ड लिमिट के नाम से जानते हैं। अगर आप लोग थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे हैं, यानी कि थ्रेशोल्ड लिमिट से बिलो हैं, तो उस केस में भी कोई भी पर्सन को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है। अगर इसके अलावा एक कैटेगरी होती है जिसको आप लोग कहते हैं नॉट कवर्ड इन द कंपलसरी कैटेगरी। मैं बताऊंगा कंपलसरी कैटेगरी, जैसे यहाँ पे आपको कराने की जरूरत नहीं है ना, वैसे ही कंपलसरी का जो कैटेगरी है वहां पे मैंडेटरी होता है। वहां पे क्या कहेंगे आप लोग कहेंगे सर वहां पे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी के साथ साझा कर रहा हूं, समझ
में आया। तो जो कंपलसरी कैटेगरी है उसके अंदर जरूरी है लिमिट कुछ भी हो, यहां पे याद रखिएगा कंपलसरी कंडीशन के अंदर लिमिट मायने नहीं रखती है। वट एवर योर लिमिट या थ्रेशोल्ड लिमिट, आप नीचे हो ऊपर हो लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इन पर्टिकुलर केसेस में आपको जीएसटी रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, ये आपको अपने ख्याल में और जहन में रखना। अब जब बात निकल ही गई है सर कंपलसरी कैटेगरी की बात कीजिए, कंपलसरी कैटेगरी के अंदर क्या क्या होता है, तो कंपलसरी कैटेगरी के अंदर कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आप कंपलसरी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो याद रखिएगा अगर आपकी टर्नओवर कुछ भी हो, यानी कि आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट कुछ भी हो, यहां पे ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। यहां पे अगर आप लोग टर्नओवर आपकी कुछ भी हो, ठीक है ना, टर्नओवर आपकी कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसा रहेगा, मैंडेटरी रहेगा। क्या रहेगा आपका रजिस्ट्रेशन, मैंडेटरी रहेगा। उसको कहते हो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। क्या कहते हो, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। तो इस लिस्ट के अंदर और भी काफी चीजें हैं, लेकिन हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से माय डियर फ्रेंड्स मैं केवल और केवल 8 पॉइंट्स लेके आया हूं जो आपके एग्जामिनेशन के आपके सिलेबस के लिहाज से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं अगर आप लोग ग्रेजुएशन लेवल की बात करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा अगर आप लोग इस लिस्ट के अंदर आते हैं तो उस हर एक पर्सन को खुद को जीएसटी के अंदर रजिस्टर कराना पड़ेगा इवन इफ टर्नओवर इज बिलो लिमिट। अगर आपकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे है तो उस केस में आपको कराना पड़ेगा, यानी कि मैंडेटरी है। व्हाट आर द सिचुएशन, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस, यू मस्ट रजिस्टर योरसेल्फ अंडर द जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। सबसे पहली जो इस लिस्ट में नाम है ना वो है आपका इंटर स्टेट सप्लायर का। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं पिछली क्लासेस में मैं आपको समझाता आया हूं सर सप्लाई दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी इंटर स्टेट, क्या कहते हो आप लोग इसको, इंटर स्टेट सप्लाई कहते हो। एक आपकी इंट्रा स्टेट होती है। क्लियर, तो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट के अंदर क्या फर्क होता है। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन द सेम स्टेट, माने एक ही स्टेट में आप लोगों के ऑपरेशन है और एक ही स्टेट में अगर आप लोग सप्लाई कर रहे हैं तो क्या कहलाती है, वो इंट्रा स्टेट कहलाती है। और इंटर स्टेट का मतलब क्या है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, जैसे अगर आप लोग हरियाणा से और कहां पे जा रहे हैं, पंजाब के अंदर जा रहे हैं या हिमाचल के अंदर जा रहे हैं, किसी और स्टेट के अंदर जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर केस में ये सप्लाई कैसी कहलाएगी, इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगी। और अगर आप लोग इंटर स्टेट सप्लायर हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आप लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर आप लोग आप सप्लाई देते हैं या ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन कराना, डेट्स इट। कोई यहां पे आपको रियायत देखने को नहीं मिलेगी, सीधा सीधा फंडा है। ठीक है, तो इंटर स्टेट सप्लायर्स के केस में आपको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। इसके अलावा याद रखिएगा दिस इज कॉल्ड द कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। इसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में कैजुअल टैक्सेबल सीटीपी के नाम से जानते हैं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ऐसे पर्सन होते हैं जो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता बिजनेस का, जो कहीं ना कहीं ओकेजनली बिजनेस होते हैं ना, उनको कहते हो आप लोग क्या, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। आगे मैं बात करूंगा। अगर आप लोग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, लाजमी है, मैंडेटरी है। ठीक है, अब तीसरी बात करते हैं। अगर आप लोग नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है तो उस केस में भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। इसके अलावा पर्सन रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज। अगर आप लोग रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाले हैं, सप्लायर की बात कर रहा हूं मैं, रिसीवर की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप लोग आरसीएम की बात करते हैं, सॉरी यहां पर रिसीवर की बात हो रही है, तो पर्सन रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, अगर आप लोग आरसीएम वाले हैं, अच्छा यहां पे देखिएगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर भी दो चीजें होती है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आरसीएम के अंदर एक तो सप्लायर का प्रोस्पेक्टिव होता है, एक रिसीवर का प्रोस्पेक्टिव होता है। जो सप्लायर वाला प्रोस्पेक्टिव होता है ना वो कहीं ना कहीं आप एग्जम्प्टेड रख सकते हो, लेकिन जो रिसीवर वाला प्रोस्पेक्टिव है ना वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है वहां पे आपका एक तो क्या रहेगा, आपका सप्लायर रहेगा और एक आपका क्या रहेगा, आपका रिसीवर रहेगा। तो रिसीवर के केस में आई थिंक मैंडेटरी है, एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। वैसे ये सारी चीजें सीए सीएमएस के अंदर पढ़ाई जाती हैं, लेकिन कई बार आपके एग्जामिनेशन के अंदर सवाल पूछ लिया जाता है, तो इस चीज को आपको थोड़ा ख्याल और ज़हन में रखना, क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा इस चीज को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
आगे, अगर आपका किसी भी तरीके का ई कॉमर्स ऑपरेशन है, ई कॉमर्स आप सभी जानते हैं, पढ़ के आए हैं, तो उस केस में भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप लोग एजेंट सप्लाई करते हैं गुड्स का किसी और के, किसी अदर के बिहा पे, तो उस केस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। अगर आप लोग आईएसडी करते हैं, आईएसडी का मतलब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन, आईएसडी के केस में जीएसटी मैंडेटरी होता है। और इसके अलावा पर्सन सप्लाइंग थ्रू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, अगर कोई भी पर्सन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू स्पेसिफिकली सप्लाई करना चाहता है, तो उस केस में आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी होता है। याद रखिएगा, जब भी ये शब्द आ जाता है ना ई कॉमर्स, आप लोग क्या कहेंगे, ई कॉमर्स, तो यहां पे चाहे आप लोग ऑपरेशंस की बात कर लीजिए, यानी कि आप लोग किसकी बात करेंगे, ऑपरेशंस की बात कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप लोग किसकी बात कर सकते हैं, सप्लाई की बात कर सकते हैं। दोनों ही केस में यू हैव अ नीड टू जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। समझ में आया? तो कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बताई। देखिए, मैंने कहा अगर आप लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं ना, तो कुछ ऐसे केसेज है जिनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरा मैंने आपको बताया कुछ ऐसे केसेज है जहां पर आपकी लिमिट कुछ भी हो, थ्रेशोल्ड लिमिट कुछ भी हो, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। समझ में आया? अब इसके अलावा कुछ ऐसे केसेज भी रह गए जहां पे थ्रेशोल्ड लिमिट मायने रखती है, जहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट के बिहा पे हम लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना होता है। मोटा मोटा आप लोग ये पकड़ के चले, थ्रेशोल्ड लिमिट एक तो आपको 10 लाख की देखने को मिलेगी, माने पहली जो आपकी लिमिट है ना वो 10 लाख की है। दूसरी जो लिमिट है माय डियर फ्रेंड्स वो आपकी कितने की है, 20 लाख की है। और एक तीसरी लिमिट जो आपको यहां पे देखने को मिलेगी वो आपको 40 लाख की देखने को मिलेगी। क्लियर है? ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है? बहुत बेसिक बात बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल आसान चीजें बता रहा हूं। तो थ्रेशोल्ड लिमिट, 4 लिमिट आपको याद रखनी है, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख, ये चारों लिमिट है जिनको आपको अपने ख्याल में और जहन में रखना है। अगर आपके ऑपरेशंस, अगर आप लोग ध्यान देंगे, अगर आपके ऑपरेशंस माय डियर फ्रेंड्स एमएमटी, क्या बोलते हैं इसको, एमएमटी नागालैंड, आप लोग इसको ऐसे याद कर सकते हो, क्या कह सकते हो आप लोग, अगर आपके ऑपरेशंस माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे एक नया पेज ले लेते हैं, ठीक है? अब हम किसकी बात करने वाले हैं सर? अभी हम लोग बात करने वाले हैं आपके थ्रेशोल्ड लिमिट की। एक बार मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं ताकि बेटर दिखे। हम लोग किसकी बात करने वाले हैं यहां पे? आप लोग बात करने वाले हो सर आपके थ्रेशोल्ड लिमिट की। किसकी बात करने वाले हो? थ्रेशोल्ड लिमिट की। तो थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर जो मिनिमम लिमिट रखी गई है ना, उसके अंदर 3 कैटेगरी आपकी बनी रही है। पहली कैटेगरी 10 लाख की, 20 लाख की, और एक और आएगी जहां पे मिक्स दिखेगा 20 और 40 का, ठीक है ना? वैसे तीसरी लिमिट क्या होगी? 40 लाख होगी। थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब अगर आपका टर्नओवर मिनिमम इस अमाउंट पे चला जाता है तो यू हैव अ नीड टू रजिस्टर योरसेल्फ एज ए जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अब थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर सबसे पहली जो लिमिट आपको देखने को मिलती है ना, वो कितने की देखने को मिलती है? आपको 10 लाख की देखने को मिलती है। और 10 लाख की लिमिट के लिए याद रखना है, अगर आपके ऑपरेशंस क्या है, अगर आपके ऑपरेशंस एमएमटी नागालैंड के अंदर है, यानी आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे एमएमटी नागालैंड के अंदर अगर आपके ऑपरेशन है, तो इस पर्टिकुलर केस में आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी रखी गई है? 10 रखी गई है। क्लियर है? आप लोग कितना कहेंगे? 10 लाख रखी गई है। ये यहां पे भी आपको दिख जाएगा एमएमटी नागालैंड। इसके बाद अगर आप लोग देखेंगे, अगर आप 20 लाख वाली लिमिट लेके चलते हैं, माने अगर आप लोग देखेंगे 20 लाख की जो लिमिट रखी गई है थ्रेशोल्ड लिमिट, वहां पे अगर आप लोग देखेंगे तो वहां पे हम लोग कहते हैं सैमपट। क्या कहते हो आप लोग? इसको एक टेक्निक से याद कर लेना, सैमपट या सैमपुट, व्हाटएवर यू कैन प्रोनाउंसिएट, ठीक है ना? यानी कि सैमपुट। अभी यहां पे इनका अपना एक मीनिंग होता है, जैसे एमएमटी नागालैंड है, ठीक है ना? तो यहां पे एमएमटी का अपना मीनिंग होता है। इसके अलावा जो आपकी 20 और 40 लाख के कॉम्बिनेशन से, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे सर? आपका एक तो लिमिट कितना है? आपका 20 लाख है, एक लिमिट कितना है? आपका 40 लाख है। उसी इन दोनों लिमिट के अंदर आपके अदर स्टेट्स आ जाते हैं। क्या कहोगे आप लोगों के? क्या आ जाते हैं? आपके अदर स्टेट्स आ जाते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। अभी मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में। ये आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट वाला कॉन्सेप्ट है। थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर 10 लाख की लिमिट कहां पे देखने को मिलेगी? आपको याद रखना है एमएमटी नागालैंड के अंदर। एन से तो नागालैंड हो ही गया है, ठीक है ना? अब एमएमटी का क्या मतलब है अभी समझाने वाला हूं। ऐसे अगर आप लोग सैमपुट की बात करते हैं, अगर आपके ऑपरेशंस यहां पे हैं, इन जगहों पे हैं, तो आप लोग मान के चले आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट रखी गई है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए वो 20 लाख रखी गई है। और अदर स्टेट के अंदर अगर आप लोग आते हैं इन दोनों के अलावा, तो यहाँ पे 2 लिमिट्स है, एक तो 20 लाख है और एक आपकी 40 लाख है। ये आपको अपने ख्याल में और जहन में रखना है। अब ये जो आपका एमएमटी नागालैंड है,
इसको आपको थोड़ा ख्याल में और जहन में रखना है। एम का मतलब होता है मिजोरम, एम का मतलब होता है मणिपुर, टी का मतलब होता है त्रिपुरा और नागालैंड में बोल ही चुका हूं। यानी कि जब भी आप लोग एमएमटी नागालैंड की बात करेंगे, यानी ये वाला जो कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोगों ने एमएमटी नागालैंड की बात की है, तो एम का मतलब क्या है आपका मिजोरम है। आप लोग क्या कहेंगे सर ये क्या है आपका मिजोरम है। क्लियर है। अगर आप लोग यहाँ पे एम की बात करते हैं मिजोरम, और दूसरा क्या है आपका मणिपुर है, मेघालय नहीं है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, मणिपुर है। यहाँ पे काफी कंफ्यूजन आता है। और अगर आप लोग टी की बात करते हैं तो त्रिपुरा आ जाएगा। टी का मतलब क्या होता है त्रिपुरा आ जाएगा। क्लियर है। तो आप लोग क्या कहेंगे सर ये क्या आ गया आपका त्रिपुरा आ गया। और एन का मतलब क्या होता है आपका नागालैंड होता है। क्लियर है। यहाँ पे कंफ्यूजन क्या बनेगा, यहाँ पे दो कंफ्यूजन बन सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एम भी है और यहाँ पे भी एम है। तो यहाँ पे 20 लाख वाली लिमिट के अंदर आपका एम का मतलब होता है मेघालय। आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे मेघालय। क्लियर है। एम का मतलब क्या होता है मेघालय, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यस मेघालय, स्पेलिंग ये रहेगी मेघालय। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। यहाँ पे एम का मतलब क्या होता है मेघालय, और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे टी का मतलब त्रिपुरा था, और यहाँ पे जो आपकी 20 लाख वाली लिमिट है, यहाँ पे जो टी का मतलब होगा ना वो होगा आपका तेलंगाना। क्लियर है। आप लोग क्या कहेंगे सर ये क्या है आपका तेलंगाना। ये ही कंफ्यूजन रहेगा, बाकी कंफ्यूजन नहीं है। आपको ये याद ही करना पड़ेगा जब भी आप लोग थ्रेशोल्ड लिमिट के बिहा पे क्लासिफिकेशन करते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की कंडीशन को डिफाइन करते हैं, तो पहली लिमिट आपकी 10 लाख की आती है माय डियर फ्रेंड्स। पहली लिमिट कितने की आती है 10 लाख की आती है, दूसरी 20 लाख की आती है। ये कैटेगरी बनी हुई है। तीसरी आपकी अदर स्टेट आ जाता है, मैं अभी बताऊंगा, उधर मत जाओ। अभी आप लोग ये समझो 20 लाख 10 लाख, ठीक है ना। और एमएमटीएन आप लोग क्या कहते हैं इसको, एमएम टी, एन का मतलब होता है नागालैंड, एमएमटी नागालैंड के नाम से इसको आप लोग याद कर सकते हो। मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड। अगर आपके ऑपरेशंस यहां पे हैं, अगर आप लोगों के ऑपरेशन इन जगहों पे है, तो आप लोगों को याद रखना है आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 10 लाख की है। लेकिन अगर आप लोगों के जो ऑपरेशंस हैं वो सेम पुट के अंदर है, यानी कि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, इसको याद रखिएगा, इनका मतलब मेघालय, पुदुचेरी, उत्तराखंड एंड तेलंगाना, इसको भी याद रखना है तेलंगाना। यहाँ पे त्रिपुरा, यहाँ पे तेलंगाना। तो आपके लिए जो थ्रेशोल्ड लिमिट रखी गई है वो कितनी रखी गई है, वो आपकी 20 लाख रखी गई है। समझ में आया। तो यहाँ पे जब भी आप लोग थ्रेशोल्ड लिमिट के बिहा पे बात करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन की, तो माय डियर फ्रेंड्स 3 कैटेगरियों में हम लोगों ने कैटेगराइज कर दिया। 10 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट, 20 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट, और अदर स्टेट का मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। ठीक है। 10 लाख के अंदर आप लोग कह सकते हो एमएमटी, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे एमएमटी नागालैंड, और यहाँ पे कहेंगे सैमपुट। ठीक है। मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुदुचेरी, उत्तराखंड और तेलंगाना। ठीक है ना। ये आपके कुछ जगहें हैं जहां पर अगर आपके ऑपरेशंस हैं तो ये आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट रहने वाली है। अब आपको ध्यान रखना है यहां पे अगर आप लोग बात करते हैं यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर, अगर आप लोग इन दोनों कैटेगरी की, यानी कि अगर आप लोगों के ऑपरेशन ना तो सैमपुट के अंदर है ना एमएमटी नागालैंड के अंदर है, तो अगर आपके ऑपरेशंस अदर स्टेट के अंदर है तो यहाँ पे भी आपकी 2 कैटेगरियां बनती है। अगर आप लोग ध्यान देंगे और अगर आप लोग थोड़ा सा गौर फरमाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं इसको साइड कर देता हूं। तो अगर आप लोग अदर स्टेट की बात करते हैं, ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं सर मैंने किसकी बात की है, आपके अदर स्टेट की बात की है। ठीक है। तो अदर स्टेट के अंदर आपको ध्यान ये देना है, हमारे पास 2 कैटेगरियां बनती है अदर स्टेट के अंदर। 2 कैटेगरियां कौन कौन सी है सर, पहली कैटेगरी है जहां पे हम लोग किसकी बात करते हैं, हम लोग यहां पे एक्सक्लूसिव, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे यहां पे केवल और केवल एक्सक्लूसिव गुड्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, यहां पे एक्सक्लूसिव गुड्स की बात हो रही है। और यहां पे क्या हो रहा है, गुड्स की भी बात हो रही है, प्लस में सर्विसेज की भी बात हो रही है, या केवल और केवल अगर आप लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो यहां पे आपकी एक कैटेगरी बन जाएगी। याद रखिएगा ये जो दूसरी कैटेगरी है, यानी कि अगर आप लोग एक्सक्लूसिव गुड की बात नहीं करते हैं, दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं, तो आपको ख्याल में रखना है यहां पर आपको बेसिक जो ऑपरेशन है उसको अंजाम देना है। यहां पर चाहे आप लोग इंटर स्टेट सप्लाई की बात कीजिए, यानी अगर आप लोग कहेंगे इंटर स्टेट सप्लाई हो गया है, या आप लोग क्या कह सकते हैं सर आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई, ठीक है ना, तो आप लोग क्या कहेंगे इंटर स्टेट या आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है, तो उस केस में आपकी जो लिमिट रखी गई है डेट
दैट शुड बी 20 लाख। आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग यहाँ पे कहेंगे सर आपकी लिमिट कितनी रखी गई है, 20 लाख रखी गई है। लेकिन एक्सक्लूसिव गुड के अंदर हमारे पास दो कैटेगरियां बनेंगी। एक तो आपका हैंडीक्राफ्ट वाला केस आएगा, ठीक है ना, अगर आपके जो गुड्स है वो कैसे हैं, आपके हैंडीक्राफ्ट हैं और या फिर इसके अलावा एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अब हैंडीक्राफ्ट के अंदर भी आप लोग क्या कहेंगे, इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट, ठीक है। इंटरस्टेट के अंदर आपकी लिमिट कितनी है, 40 लाख है। इंटरस्टेट के अंदर आपकी लिमिट कितनी है, 20 लाख है। यहां पे भी अदर के अंदर आपकी इंट्रास्टेट की तो 40 लाख है, लेकिन इंटरस्टेट के अंदर आपका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है, लिमिट कुछ भी हो। समझ में आया? तो ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। जब आप लोग 3-4 बार इनको प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आपके जहन में, अपने दिमाग में बैठती चली जाएंगी और आप लोगों को एक क्लैरिटी मिलता रहेगा। जैसे यहां पे अगर आप लोग बात करते हैं अदर स्टेट की, तो मैंने क्या बताया बच्चा, मैंने यहां पे आपको बताया सर अदर स्टेट के अंदर हमारा एक्सक्लूसिव गुड्स का कैटेगरी बन जाता है, गुड्स या सर्विस या दोनों या अलग। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, पहला गुड्स प्लस सर्विस हो सकता है या केवल क्या हो सकता है, सर्विस हो सकता है, ये केस बन सकता है। इंटर सप्लाई की बात कीजिए, इंटर सप्लाई की बात करिए, लिमिट कितनी रहेगी, केवल और केवल 20 लाख रहेगी। लेकिन यहां पे दो कैटेगरी बन जाती है एक्सक्लूसिव गुड्स के अंदर, हैंडीक्राफ्ट या अदर गुड्स। मैंने क्या बताया, हैंडीक्राफ्ट के अंदर इंटर सप्लाई है तो 20 लाख, अगर आप लोगों का इंटर सप्लाई है तो 40 लाख। यहां पे भी इंटर सप्लाई कितना है, 40 लाख। इंटर स्टेट सप्लाई है तो लिमिट नहीं है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन रहेगा। ये आपको थोड़ा सा अपने ध्यान में और अपने जहन में रखना है। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी कंडीशंस है आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट को लेकर के। जीएसटी अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, ये तो तमाम बातें आपको 2026 के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। व्हाट एवर द सिचुएशन, व्हाट एवर द सर्कमस्टांसेस, ये आपको माय डियर फ्रेंड्स याद रखना। क्लियर है? और अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे ये एक शब्द इस्तेमाल किया था, दैट इज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जो कहीं ना कहीं कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के अंदर आता है। अब फटाफट से हम लोग देखते हैं कैजुअल टैक्सेबल, जिसको आप लोग सीटीपी कहते हो पर्सन, उसका अपना मतलब क्या होता है। देखिए जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है उसकी जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 के अंदर दी गई है। एक तो ये काफी अहम जानकारी है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब आगे अगर आप लोग चलते हैं ना तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो पर्सन होते हैं जो कहीं ना कहीं टेम्परेरी बिजनेस चलाते हैं इन ए स्टेट वेयर ही हैज नॉट परमानेंटली रजिस्टर्ड, ठीक है ना। यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, व्हेन ए पर्सन डज ए टेम्परेरी बिजनेस, जब भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन टेम्परेरी बिजनेस करता है इन ए स्टेट, ये थोड़ा याद रखिएगा, इन ए स्टेट वेयर ही इज नॉट परमानेंटली रजिस्टर्ड, वो क्या नहीं होता, स्टेट के अंदर परमानेंटली रजिस्टर नहीं होता है, उसको हम लोग कहेंगे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, जिसको आप लोग सीटीपी के नाम से जानते हो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो ये तो एक देसी लैंग्वेज में आपकी डेफिनेशन हो गई है। बुनियादी तौर पे आप लोग क्या समझेंगे, आप लोग कहेंगे अगर आप लोग सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 की बात करते हैं, किसकी बात कर रहा हूं मैं आपके सेक्शन 2 और सबसेक्शन 20 की बात कर रहा हूं, तो वो डेफिनेशन ये है, वो क्या कहती है, जो आपका सीटीपी है यानी कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इज ए ओकेजनली अंडरटेकन ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ द गुड्स और ए सर्विसेज इन ए स्टेट और ए यूनियन टेरिटरी, याद रखिएगा स्टेट की भी बात हो रही है और यूनियन टेरिटरी की भी बात हो रही है, वेयर ही हैज नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, जहां पर उसके पास कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता है, जिसको हम लोगों ने यहां पे क्या कहा था, हम लोगों ने कहा था परमानेंटली रजिस्टर, वो नहीं होता है। क्लियर है? सेम बात है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सर जो आपका आईटी सीटीपी है, जिसको आप लोग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहते हैं, उसकी अपनी डेफिनेशन क्या है। अब याद रखिएगा लीगल प्रोविजन मैंने बताया सेक्शन 220 है, ये आपके कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन देता है। सेक्शन 24 है, ये आपके कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की डेफिनेशन देता है। सेक्शन 27 है, ये आपके स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू द सीटीपी यानी कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन से जुड़े हुए तमाम जितने भी स्पेशल प्रोविजंस है उनको यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। तो ये आप थोड़ा थोड़ा दिन पे भी निगाह मारते चलिएगा, कई बार जरूरी हो जाती है बातें, ठीक है। तो यहां तक हमने काफी अहम जानकारी पर डिस्कशन कर लिया, थ्रेशोल्ड लिमिट को समझा हम लोगों ने कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के केस देखे, नॉट मैंडेटरी या एग्जम्प्टेड केस भी हम लोगों ने देखे। अब एक छोटा सा टॉपिक और आप सभी के साथ मैं डिस्कस कर लेता हूं, दैट इज कॉल्ड द नोटिफाइड गुड। क्या कहते हो आप इसको? नोटिफाइड गुड, ठीक है ना। नोटिफाइड गुड का क्या यहां पे ध्यान रखना है, नोटिफाइड गुड के अंदर अगर आप लोग 3 कैटेगरी
कैटेगरी सेम बन गई है, यहाँ पे भी ध्यान रखना है। जैसे अगर आप नोटिफाइड गुड से ताल्लुकात रखते हैं और अगर आप लोगों का एमएमटी नागालैंड वाला केस है, यानी कि आपके ऑपरेशन है एमएमटी नागालैंड के अंदर, ठीक है, आप लोग क्या कहेंगे, एमएमटी नागालैंड की बात करते हैं और आप लोग नोटिफाइड गुड्स के अंदर ऑपरेशन चला रहे हैं, तो यहाँ पे तो आपकी लिमिट 10 लाख ही रहेगी, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अगर आपके ऑपरेशन सैम पुट के अंदर है, आप लोग क्या कहेंगे, अगर आपके नोटिफाइड गुड के जो ऑपरेशन है वो सैम पुट के अंदर है, तो यहाँ पे लिमिट कितनी रहेगी, 20 लाख रहेगी। और अगर आप अदर स्टेट की बात करते हैं, अदर स्टेट के अंदर हमने क्या पढ़ा सर, हमने पढ़ा एक लिमिट 20 लाख की, एक 40 लाख की है, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे जो अदर स्टेट का अगर आप लोग केस लेके चलते हैं ना, किसकी बात कर रहा हूं, अदर स्टेट की अगर आप लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे जो लिमिट रहेगी वो अगेन 20 लाख रहेगी, 40 लाख का कोई लफड़ा आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जिनको आपको अपने ख्याल में और जहन में रखना, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन पर जिक्र कर लेते हैं ताकि हम लोग इस सेशन को कंक्लूड कर पाए। देखिए, अगर आप लोग नोटिफाइड गुड की बात करते हैं, नोटिफाइड का मतलब जिनको नोटिफाई किया गया हो, स्पेशल एक मेंशन किया गया हो, यानी आप लोग कह सकते हैं नोटिफाइड गुड्स आर दोज गुड्स विच द गवर्नमेंट स्पेसिफिकली डिक्लेयर बाय द नोटिफिकेशन अंडर द जीएसटी। समझ में आया? ऐसे गुड्स जिनको गवर्नमेंट स्पेशल नोटिफिकेशन अंडर द जीएसटी में डिक्लेयर करती है उनको नोटिफाइड गुड कहते हैं। यहां पर आपको स्पेशल रूल अप्लाई करने पड़ते हैं, जैसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो गया, रिवर्स चार्ज जिसको आप लोग आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं, आपका आरसीएम हो गया। इवन इफ टर्नओवर इज बिलो द लिमिट, चाहे आपकी टर्नओवर बिलो द लिमिट हो, जैसे एग्जांपल की बात करें तो आइसक्रीम हो गया, पान मसाला हो गया, तंबाकू हो गया, तंबाकू से बने हुए प्रोडक्ट हो गए, ये तमाम चीजें कहां पे आती हैं, ये तमाम चीजें आपकी नोटिफाइड गुड्स के अंदर आती है, ठीक है। तो आपको याद रखना ये तमाम चीजें कहां पर आती हैं, आपकी नोटिफाइड गुड के अंदर आती हैं। क्लियर? तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि नोटिफाइड गुड का अपना मीनिंग क्या होता है। तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीजें समझी, आज की क्लास के अंदर मैंने आपको समझाया सबसे पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, क्यों ये जरूरी होता है, लीगल प्रोविजंस कौन कौन से हैं हमने समझा, जहां पे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के केस भी हम लोगों ने पढ़े, थ्रेशोल्ड लिमिट को हम लोगों ने अच्छे से समझा, इस पे स्टार लगा लीजिएगा, बहुत बहुत जरूरी आर्टिकल है ये, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोगों ने सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को पढ़ा और साथ में हम लोगों ने किसको पढ़ा, नोटिफाइड गुड्स को पढ़ा, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, पहला लेक्चर है रजिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ, जहां पर हम लोगों ने काफी अहम मुद्दों पर चर्चा कर ली है। इसके ऊपर आई थिंक 2 क्लासेस मैं और लेके आऊंगा थोड़ा डिटेल में जाकर के, ताकि आपको क्लैरिटी हो और आप लोग बहुत बेहतर तरीके से अपने एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट कर पाए। उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, लेक्चर यूजफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।